दिल का क्या कसूर पार्ट 6। माँ माँ कुछ करो, युवान चीख रहा था। माया रंधावा ने तुरंत सीपीआर देना शुरू किया। हर सेकंड जैसे भारी होता जा रहा था। युवान, हम उसे यहाँ नहीं संभाल सकते, माया रंधावा ने जल्दी से कहा। हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। लेकिन बारिश, युवान ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, सड़कों पर पानी बह रहा था। अब रिस्क नहीं ले सकते युवान, एक एम्बुलेंस बुलाओ, माया ने हड़बड़ाते हुए कहा। युवान ने बिना समय गंवाए मोबाइल निकाला और हॉस्पिटल के इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर दिया था। हमें तुरंत एक एम्बुलेंस चाहिए। हाँ, एड्रेस रंधावा मेंशन। उसकी आवाज़ कांप रही थी। माया ने रोशनी को ऑक्सीजन मास्क लगाया। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन अभी भी चल रही थीं। रोशनी, बस थोड़ा और पेशेंस, युवान ने फुसफुसाया। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ गूंजने लगी थी। माया और युवान ने मिलकर रोशनी को स्ट्रेचर पर लिटाया। उसकी हल्की हल्की बड़बड़ाहट अब भी जारी थी। मम्मी, पापा, मत छोड़ो ना मुझे। उसकी बातें सुनकर युवान का दिल टूटता जा रहा था, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। बारिश की बूंदों के बीच वो उसे जल्दी से एम्बुलेंस में ले गए थे। माया ने ड्राइवर को निर्देश दिया, सीधा रंधावा हॉस्पिटल ले चलो। बहुत तेज एम्बुलेंस हॉस्पिटल की तरफ दौड़ने लगी थी। सड़कों पर बारिश का पानी छपछपा रहा था। युवान ने रोशनी का हाथ पकड़ा हुआ था और वह लगातार उसे ताकता रहा था। बस हॉस्पिटल पहुंचने दो रोशनी, फिर सब ठीक हो जाएगा। रंधावा हॉस्पिटल में पहले से ही तैयारी हो चुकी थी। जैसे ही एम्बुलेंस पहुंची, डॉक्टर्स और नर्सेज स्ट्रेचर लेकर दौड़ पड़े थे। आईसीयू रेडी है? माया रंधावा ने पूछा। माया खुद टीम को लीड कर रही थी। हमें फौरन उसकी हालत को स्टेबल करना है, उन्होंने आदेश दिया। युवान दरवाजे पर ही खड़ा रह गया था, आंखों में बेबसी और दिल में रोशनी के लिए दुआ थी। रोशनी स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ी हुई थी, जैसे अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रही हो। आईसीयू के दरवाजे बंद हो गए थे। युवान की सांसें थम गई थीं, जैसे आसमान भी रोशनी के लिए प्रार्थना कर रहा हो। दूसरी तरफ देव बालकनी में खड़ा हुआ था। उसके हाथ में शादी की तस्वीर थी। उसने तस्वीर को हल्के से थामे थामे फुसफुसाया। क्या ये सब उस रात की वजह से है, या मैं पहले से ही उसे चाहता था? वो उस रात को याद करने लगा था, जब रोशनी ने पहली बार उसके सामने अपना दिल खोला था, जब उसने खुद को कमज़ोर दिखाया था, और जब देव ने पहली बार महसूस किया था कि वो उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी की तरह नहीं देख रहा। उस रात रोशनी उसके बहुत करीब आ गई थी, और शायद वो भी उसके। देव की आंखें हल्की सी भीग गई थीं, ना जाने बारिश की बूंदों से या खुद की भावनाओं से। वो चौहान मेंशन में कैसी होगी, यह सोचकर उसका दिल कसक उठा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैंने उसे कभी ठीक से समझने की कोशिश ही नहीं की, और जब वो दूर चली गई है, तब समझ आ रहा है कि उसकी मासूमियत मेरे दिल में घर कर चुकी थी। वो रोशनी की तस्वीर को छाती से लगाकर भीगते मौसम में अपनी सांसों की गर्मी महसूस करने की कोशिश करने लगा था। दूसरी ओर आईसीयू की लाल बत्ती अब भी जल रही थी। सिचुएशन रेस्टिट्यूशन इन प्रोग्रेस से अब क्रिटिकल बस स्टेबल में बदल चुकी थी। डॉक्टर्स अब भी अंदर थे, और बाहर की दुनिया एक अजीब ठहराव में चली गई थी। युवान अब भी गेट के बाहर ही खड़ा हुआ था, भीगे बाल, कांपती पलकों के साथ, और माया रंधावा आईसीयू में रोशनी के सिरहाने खड़ी हुई थी, हाथों में दस्ताने, चेहरे पर मास्क, पर आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। बीपी लो हुआ है मैम, लेकिन पल्स रिस्पॉन्ड कर रही हैं अब, एक जूनियर डॉक्टर ने कहा। माया ने रोशनी की तरफ देखा। उसकी सांसें मशीनों की सरियां चल रही थीं, पर चेहरा अब भी वैसा ही था, शांत, मासूम, जैसे अभी उठकर हंसने लगेगी। उन्होंने धीरे से रोशनी के माथे पर हाथ रखा। आईसीयू के बाहर युवान अब भी टकटकी लगाए उसी दरवाजे की ओर देख रहा था। वो हर बीप पर चौंक जाता था और हर आहट पर खड़ा हो जाता था। उसकी मुट्ठियों में अब भी रोशनी का ब्रेसलेट था, जिसे उसने स्ट्रेचर पर जाते वक्त अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया था। आईसीयू में रोशनी की हालत अब स्टेबल थी, लेकिन हर सेकंड किसी नए डर की दस्तक देता महसूस हो रहा था। माया रंधावा अब भी उसके सिरहाने खड़ी हुई थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे कुछ कहने से पहले खुद को संभाल रही हो। रोशनी के बालों में हल्के से सहलाकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, जैसे किसी बीते हुए पल को याद कर रही हो। बाहर युवान अब भी वहीं था, भीगी पलकों के साथ, उसी दरवाजे के सामने, जैसे कोई तपस्या कर रहा हो। उसके हाथ घबराहट की वजह से अब भी कांप रहे थे, पर ब्रेसलेट को उसने ऐसे थाम रखा था जैसे उसकी जान उसी से जुड़ी हो। तभी आईसीयू का दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए खोला। माया रंधावा बाहर आईं। उनकी आंखें अब भी शांत थीं, पर भीतर का सवाल अब जुबान पर आ चुके थे। उन्होंने युवान की तरफ देखा। ये लड़की कौन है युवान? युवान ने गर्दन उठाई। उसकी आवाज़ जैसे सूख गई थी। माया 2 कदम और पास आईं। उनके सवालों में माँ की चिंता थी, और प्रोफेशनल ड्यूटी की ज़रूरत भी। तुम इसे कैसे जानते हो? उनकी आवाज़ सख्त नहीं थी, लेकिन बेहद सीधी थी। क्या तुम इसके घर वालों को जानते हो? युवान कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। बस आंखें रोशनी की ओर इशारा कर रही थीं। देखो बेटा,
माया अब थोड़ी नरम पड़ गई थी। अगर तुम इसे जानते हो तो हमें बताना होगा। आईसीयू में भर्ती हर मरीज की जिम्मेदारी होती है और हमें उसके पीछे खड़ी दुनिया के बारे में जानना ज़रूरी है। युवान ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में बोला, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता माँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर इससे कुछ हुआ तो मैं भी ठीक नहीं रहूँगा। माया की नज़रें अब रोशनी से हटकर युवान पर टिक गई थीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और थोड़ा पास आकर पूछा, और तुम युवान, तुम्हारा क्या रिश्ता है इस लड़की से? युवान कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में उलझन और थकान थी, लेकिन आवाज़ में अब भी ठहराव था। शायद इंसानियत का रिश्ता है माँ। वह कुछ देर रुका, फिर एक हल्की सी मुस्कान के पीछे बहुत कुछ छुपाकर बोला, और अगर किसी रिश्ते को नाम देना ज़रूरी है तो दोस्ती का। उसने आईसीयू की तरफ इशारा किया, जहाँ मशीनों की बीप के बीच एक लड़की जीवन के लिए जूझ रही थी। आप खुद देख लीजिए उसकी हालत। मैं उसे ऐसे कैसे अकेला छोड़ देता? माया का चेहरा थोड़ी देर तक शांत रहा। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हें ये कहाँ मिली थी? युवान ने आंखें बंद कर एक गहरी सांस भरी, जैसे किसी अनचाही याद को दोबारा जी रहा हो। मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था इसका। उसकी आवाज़ में अफसोस था। मैं इसे हॉस्पिटल लेकर गया था और तभी से इसके साथ हूँ। मैंने कई बार कोशिश की जानने की कि ये कौन है, कहाँ से है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कभी कुछ बताएगी अपने बारे में। माया युवान को गौर से देख रही थी, एकदम चुप, थका हुआ, लेकिन दृढ़ था। उनके अंदर डॉक्टर भी जाग रहा था और एक माँ भी। ठीक है, उन्होंने कहा, पर जब तक इसके घर वालों का पता नहीं चलता तुम इसके लिए जवाबदेह हो। एक ठहराव के बाद वे फिर बोली, और अगर ये होश में आई तो सबसे पहले मैं खुद इससे बात करूँगी। युवान ने माया रंधावा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है माँ। 2 दिन बाद मशीनों की बीप अब धीमी हो चुकी थी। कमरे में हल्की रोशनी थी और हवा में वो मेडिकल स्टरलाइजेशन की जानी पहचानी सी खुशबू तैर रही थी। रोशनी की उंगलियां धीरे धीरे हिली। उसकी पलकें फड़फड़ा रही थीं, जैसे किसी लंबे ख्वाब से जागने की कोशिश कर रही हो। युवान वहीं उसके पास बैठा हुआ था, कुर्सी पर सिर झुकाए। उसकी कलाई अब भी उसी के ब्रेसलेट को थामे हुए थी, जैसे वो धागा नहीं, उसकी सांसों से जुड़ा कोई रिश्ता हो। रोशनी, उसकी आवाज़ थरथरा गई थी। कमरे में सुबह की धूप बड़ी खामोशी से खिड़की से अंदर सरक आई थी। रोशनी की बंद पलकों पर उसका हल्का सा स्पर्श पड़ा और वो धीरे धीरे आंखें खोलने लगी थी। उसके चेहरे पर अब भी थकावट थी, मगर सांसों में हल्की सी स्थिरता लौट आई थी। रोशनी की आंखें पूरी तरह खुल चुकी थीं। कुछ पल तक वो छत को देखती रही, फिर उसकी नज़र पास में बैठे युवान पर पड़ी। तुम? उसकी आवाज़ धीमी थी, पर पहचान में संकोच नहीं था। युवान की आंखें भर आई थीं। वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान किसी तकलीफ को छुपाने जैसी थी। हाँ, मैं हूँ, और तुमसे वादा तो किया था कि जब तक तुम अकेली हो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तो मैं कैसे तुम्हें छोड़कर जा सकता था? रोशनी ने हिचकिचाते हुए पूछा। मैं कब से यहाँ हूँ? पूरे 48 घंटे। तुम इतने दिन से बस सांस ले रही थी, पर जागी नहीं रही थी। रोशनी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों में सवाल था। मैं जानता हूँ तुम पूछना चाह रही हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं खुद नहीं जानता रोशनी, बस जब तुम्हें देखा उस हालत में तो दिल ने कहा कि छोड़कर नहीं जा पाऊंगा। रोशनी की आंखें भर आई थीं। तुम ना पूरे पागल हो। शायद, युवान मुस्कुराया, पर अब तुम्हारे ठीक होने तक तुम्हें झेलना पड़ेगा इस पागलपन को। युवान वहीं उसके बिस्तर के पास बैठ गया था, उसके हाथ को थामे हुए, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि तुम अब अकेली नहीं हो। तभी दरवाज़ा खुला और माया रंधावा अंदर दाखिल हुई। सफ़ेद कोट, गरिमामय चाल और आंखों में एक माँ जैसी ममता। उन्होंने रोशनी की नब्ज चेक की, हल्के से सिर हिलाया और फिर मुस्कुराकर बोली, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी बेटा? रोशनी ने बस धीरे से गर्दन हिलाई। वो कुछ कहना चाहती थी, पर होठ कांप उठे थे, आंखों में नमी थी, पर आंसू अब भी अंदर बंद थे। माया ने युवान की ओर देखा और बेहद सहज लहजे में कहा, युवान, ज़रा नीचे से इसके लिए कुछ नाश्ता लेकर आओ, और अपने लिए भी। युवान ने एक बार रोशनी की ओर देखा, जैसे आंखों से कुछ कह रहा हो, और फिर कमरे से बाहर चला गया था। माया ने कुर्सी रोशनी के बिस्तर के पास खिसकाई और उस पर बैठ गई थी और बहुत प्यार से बोली, बेटा, क्या तुम अपने परिवार या पति के बारे में कुछ बता सकती हो, अगर तुम बताना चाहो तो? रोशनी की नजरें दीवार पर टिक गई थीं। उसकी पलकें झपकीं और अगले ही पल एक ठहरी हुई सांस के साथ सब कुछ बह निकला था। मेरी शादी को भी 15 दिन भी नहीं हुए हैं। ये शादी मेरी मर्जी से ही हुई थी, पर एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें लिखा था कि अगर मेरी शादी आदर्श मल्होत्रा के बेटे देव मल्होत्रा से नहीं हुई तो मेरे डैड को अपनी और कोई कंपनी खोनी पड़ेगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्दों में अब वो सच्चाई थी जिसे बहुत देर तक छुपाया नहीं जा सकता था। मेरे डैड ने अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए शादी के लिए हाँ कर दी थी दादी से। मेरी शादी देव मल्होत्रा से कर दी गई, लेकिन उस घर में सिर्फ एक बहू नहीं थी। मैं सबकी नज़र में सिर्फ दुश्मन की बेटी थी, और मुझे घर से निकालने से पहले दादी ने साफ कह दिया था ये शादी सिर्फ बदले के लिए हुई थी। और देव, उसने कभी मुझे समझा ही नहीं। उसके लिए मैं एक बोझ, एक समझौता थी। मेरी ससुराल ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। सभी लोगों ने मुझे कभी रोशनी की तरह देखा ही नहीं। अपने मायके वालों के लिए दुश्मन के घर की बहू और ससुराल वालों के लिए दुश्मन के घर की बेटी थी।
एक पल को जैसे सब कुछ थम गया था। रोशनी की आंखों में एक आंसू उसके गालों तक आया, मगर उसने खुद को संभाल लिया था। माया ने उसके हाथ पर हाथ रखा। उनकी आंखों में अब माँ की तरह दर्द भी था और हिम्मत भी। और मैंने जैसे ही उस घर में कदम रखा, मुझे एहसास हो गया था कि ये रिश्ता सिर्फ नाम का है। अपनी बातों को कहते कहते रोशनी की आवाज़ भर्रा गई थी। माया रंधावा ने धीरे से रोशनी का हाथ थाम लिया था। उनकी आंखों में एक डॉक्टर से ज़्यादा एक माँ की ममता झलक रही थी। और शादी के बाद हर रोज़ मुझे ये एहसास दिलाया गया था कि मैं उस घर की बहू नहीं, एक सज़ा हूँ, मेरे डैड की सज़ा। माया रंधावा कुछ देर तक चुप रहीं। उन्होंने नजरों से ही रोशनी के टूटे हुए दिल को समेटने की कोशिश की। और देव, वो कैसे थे? उन्होंने नरम लहजे में पूछा। रोशनी कुछ पल चुप रही। उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं, जैसे कोई ऐसा सच याद आ रहा हो जिसे उसने खुद से भी छुपा रखा था। देव ने शादी की पहली रात ही कह दिया था कि ये सब उसके लिए सिर्फ मजबूरी है। उसने कहा था कि उसे मेरी शक्ल तक देखनी पसंद नहीं। माया ने रोशनी की हथेली को हल्के से दबाया, जैसे उसके दिल के बोझ को कुछ कम कर सके। बेटा, माया ने बहुत नरमी से कहा, जो बीत गया वो तुम्हारा अतीत था। अब जो है उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम सिर्फ किसी की बहू या बेटी नहीं, तुम खुद में बहुत कुछ हो। रोशनी ने पहली बार माया की ओर ध्यान से देखा। किसी अजनबी की आंखों में अपने लिए इतनी समझदारी और अपनापन देखकर उसके आंसू और तेज बहने लगे थे। माया ने उसका माथा चूमा और प्यार से कहा, अभी तुम ये सब मत सोचो, थोड़ा सा सूप पी लो। हिम्मत भी ज़रूरी है बेटा, और तुम बहुत बहादुर हो, मैं जानती हूँ अच्छे से। रोशनी को रोता देख माया की आंखें भी गीली हो चुकी थीं, लेकिन उनका चेहरा शांत था। उन्होंने रोशनी के माथे पर प्यार से हाथ रखा। बेटा, जो हो गया वो बीत चुका है, पर जो सामने है उसमें तुम्हारे पास सुकून से, इज्जत से और अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। इसी बीच दरवाज़ा खुला और युवान अंदर आया। हाथ में ट्रे जिस पर सूप और कुछ फल रखे थे। वो मुस्कुराया, लेकिन माया की आंखों ने उससे कहा, अभी वक्त नहीं है सवालों का। लो तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। युवान ने सूप का चम्मच उठाया और रोशनी की तरफ बढ़ा दिया था। इसी बीच माया रंधावा ने युवान के हाथ से सूप का बाउल लिया और खुद अपने हाथों से रोशनी को खिलाने लगी। उसकी आंखें अब भी नम थीं। फिर उन्होंने पलटकर युवान की तरफ देखा और कहा, युवान बेटा, तुम जरा नीचे जाओ, कैफेटेरिया से कुछ हल्का नाश्ता ले आओ, इसके लिए भी और खुद के लिए भी। और हाँ, रिसेप्शन पर भी पूछ लेना कोई पूछताछ तो नहीं हुई है रोशनी के बारे में। युवान ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और चुपचाप नीचे निकल गया था। माया ने उसका हाथ फिर से थामा। बेटा, क्या तुम चाहती हो हम किसी को इन्फॉर्म करें, तुम्हारे मायके से कोई, या कोई ऐसा जो तुम्हें वाकई प्यार करता हो? रोशनी की पलकों पर ठहरे आंसू फिर से झर गए थे। नहीं, मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं है। मैं यहाँ से आज ही चली जाऊँगी, आप लोगों को अब और परेशान नहीं करूँगी, रोशनी ने बहुत ही मासूमियत से कहा। माया रोशनी की बात पर हल्के से मुस्कुराई और उसके बालों को हल्के से सहलाते हुए कहा, बेटा, हमारा ये मतलब नहीं था। माया ने रोशनी की आंखों से बहते आंसुओं को देखा और फिर धीरे से उसका हाथ थामे रखा। एक लंबी सांस लेकर वो थोड़ी देर चुपचाप रहीं, मानो शब्दों को माप रही हों। फिर उन्होंने नरमी से कहा, बेटा, अगर हम तुम्हें एक छोटा सा ऑफर दें तो बुरा तो नहीं मानोगी? रोशनी ने थोड़ा चौंककर उनकी ओर देखा। माया ने उसकी हथेली को हल्के से थपथपाया और अपनी बात आगे बढ़ाई। अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ रंधावा हाउस में रह सकती हो, पर एक बात साफ है, मैं तुम पर कोई दया नहीं करने वाली। हमें तुम्हारी इज्जत करनी है, और वो तभी मुमकिन है जब तुम खुद को कमज़ोर नहीं बल्कि बराबरी कर समझोगी। रोशनी की सांसें थमी सी लगी थी। माया की आवाज़ अब थोड़ा सख्त लेकिन माँ जैसे अपनापन लिए हुए थी। एक और शर्त है, तुम्हें घर का किराया देना होगा, एक छोटी सी जॉब भी करनी होगी और अपने खर्चे खुद उठाने होंगे। और अगर तुम्हें ये सब ठीक लगे तो तुम्हारा कमरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया था। रोशनी की आंखें भर आई थीं, लेकिन इस बार आंसू लाचारी के नहीं थे, एक अनकहे अपनेपन की गर्मी से पिघले भावों में थे। मैं कोशिश करूंगी आंटी। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन अब उसमें थकावट नहीं, हौसला था। माया ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बस यही चाहिए था मुझे। लड़कियां कमज़ोर नहीं होती, उन्हें बस एक कोशिश करने की ज़रूरत होती है। अब तुम्हें अपनी इम्पोर्टेंस समझनी होगी। तुम किसी के घर की ना तो बेटी हो और ना ही किसी के घर की बहू हो। अब सिर्फ तुम रोशनी हो, सिर्फ रोशनी। माया ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा ही था कि दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और युवान अंदर आया। उसके हाथ में 2 ब्रेड रोल थे और एक पेपर कप था। देखो, तुम्हारे लिए हल्का नाश्ता लाया हूँ और अपने लिए कॉफ़ी, जिसका स्वाद शायद हॉस्पिटल की कॉफ़ी से तो अच्छा ही होगा, उसने नाटकीय अंदाज में कहा। माया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और उठने लगी। मैं ज़रा स्टाफ से बात कर आती हूँ, तुम बैठो। रोशनी को थोड़ा हंसाओ भी, बहुत सीरियस हो गई है ये लड़की। माया के जाते ही युवान पास आकर बैठ गया था। उसने ब्रेड रोल रोशनी की ओर बढ़ाया और मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुमने ना कहा तो मुझे खुद दोनों खाने पड़ेंगे और तुम फिर मेरी फिटनेस की दुश्मन बन जाओगी, समझी ना? रोशनी का चेहरा हल्का सा खिल गया था। उसने चुपचाप ब्रेड रोल ले लिया। तो क्या सोचा है तुमने माँ के ऑफर के बारे में? रोशनी ने हल्के से हाँ में सिर झुका दिया था। चलो अच्छा है, अब तुम हमारे रंधावा मेंशन में रहने वाली हो। वेलकम इन एडवांस, उसने आंख मारते हुए कहा। वैसे मैं एक बात क्लियर कर दूं, वहाँ तुम्हें सुबह सुबह इंग्लिश गानों पर मेरी एक्सरसाइज झेलनी पड़ेगी। रोशनी ने पहली बार हल्का सा हंसते हुए कहा, मैं कानों में ईयर प्लग लगा लिया करूंगी। अरे वाह, पहली बार कोई मुझे लेकर
प्रिकॉशन ले रहा है, इम्प्रेसिव। युवान ने हाथ जोड़कर कहा, चलो प्रॉमिस करता हूँ, घर पहुँचते ही तुम्हें म्यूजिक सिस्टम से दूर रखूंगा। युवान की बातों पर रोशनी खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। 2 दिन बाद रोशनी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी थी। एक काले रंग की कार धीमे से पोर्च पर आकर रुकी। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला। रोशनी ने धीरे धीरे बाहर कदम रखा। एक बड़ा सा घर, हर कोने में शांति और शान झलक रही थी। युवान ने उसका बैग को उठाया। तैयार हो, इस घर में कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, पर ड्रामा जरूर है। ड्रामा? रोशनी ने हैरानी से कहा, हाँ मैं हूँ ना, बोर तो नहीं होने दे सकता किसी को भी। और हाँ, माँ ने कहा है तुम जो भी जॉब करना चाहो फुल सपोर्ट मिलेगा मेरी और माँ की तरफ से, लेकिन उसके बदले हर हफ्ते एक दिन मेरे लिए खाना बनाना पड़ेगा। डील? कैंसिल, रोशनी ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर किराया डबल, युवान ने आंखें फैलाकर कहा, और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े थे। रंधावा हाउस का दरवाजा खुल चुका था। रंधावा हाउस ने जैसे रोशनी का स्वागत खुद किया हो। एक नया पन्ना खुल रहा था, पुराने जख्मों को धीरे धीरे भरने का और शायद नए रिश्तों के अंकुर फूटने का। रोशनी ने घर में जैसे ही कदम रखा, संगे मरमर के फर्श पर उसकी चप्पलों की धीमी आहट गूंज रही थी। अंदर की सजावट जितनी रॉयल थी उतनी ही वार्म इनवाइटिंग थी। हॉल की दीवारों पर फैमिली पोर्ट्रेट्स थे, जिनमें हर तस्वीर के पीछे एक कहानी छिपी सी लग रही थी। अरे आ गई हमारी न्यू मेंबर, एक खुशमिजाज आवाज आई। रोशनी ने मुड़कर देखा। युवान की माँ माया ग्रीन साड़ी में हाथ फैलाए हुए खड़ी थी। आइए रोशनी बेटा, उन्होंने प्यार से उसे गले लगाया। इस घर में अब तुम्हारी भी एक जगह है, और हाँ, आपका रूम आपकी पसंद के हिसाब से ही सेट करवाया, अगर कुछ चेंज करना हो तो बता देना। युवान ने मुस्कुराते हुए कहा। रूम के कॉर्नर में एक छोटा सा प्लांटर भी रखा है, जो तुम्हें हर सुबह याद दिलाएगा कि लाइफ फिर से ग्रो कर सकती है। रोशनी ने नजरें झुका कर कहा, थैंक यू, मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई घर मुझे भी इस तरह अपनाएगा। हम घर से नहीं दिल से अपनाते हैं रोशनी, माया रंधावा ने मुस्कुरा कर कहा, और फिर बोली, अब चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। कमरा वाकई खूबसूरत था। लाइट लेवेंडर थीम, बड़ी विंडो से आती धूप, और एक टेबल जिस पर एक डायरी रखी हुई थी, क्लासी कवर, और उस पर लिखा हुआ था, न्यू बिगिनिंग्स डोंट आस्क फॉर परमिशन, दे जस्ट बिगिन। रोशनी उसे थामकर बेड पर बैठ गई थी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन चेहरे पर एक शांत मुस्कान भी थी। तभी युवान कमरे के दरवाजे पर आकर बोला, अब जब तुमसे कोई मिलने आया है तो क्या करना चाहिए तुम्हें, मिस रोशनी या फाइटर गर्ल? रोशनी ने तकिए की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, फिलहाल सिर्फ रोशनी ही ठीक हूँ। ठीक है, लेकिन फाइटर गर्ल वाली लाइन भी ना कुछ एक्साइटमेंट तो है, तो तुम अपनी एक्साइटमेंट बचा कर रखो। मुझे पहले खुद को समझना है, और शायद तुम्हें भी। युवान ने सिर हिलाया। डील, लेकिन एक बात जान लो, जब तक तुम तैयार नहीं होती मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहूँगा, कभी ब्रेड रोल लेकर, तो कभी तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर, और कभी तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बनकर। इस बार रोशनी खुलकर हंसी थी। वहीं दूसरी तरफ शादी का माहौल गुलाबी फूलों और सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। बैंड की धीमी सी धुन और मेहमानों की हंसी, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। लेकिन भीड़ के उस हल्के शोर के बीच एक मुलाकात ने जैसे समय को रोक ही दिया था। किरण जी नमस्ते, पीछे से आई आवाज़ में एक अजीब सी थकावट और उम्मीद का मिला जुला एहसास था। किरण चाची ने पलटकर देखा। सामने निर्मला चौहान खड़ी हुई थी, जो कि रोशनी की माँ थी। अरे निर्मला जी, कितने सालों बाद मिल रहे हैं, कैसी हैं आप? किरण ने मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उनकी आंखें अभी बीते वक्त को टटोल रही थीं। निर्मला ने ज़रा रुककर जवाब दिया, ठीक हूँ, बस ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे चल रही है। वो आपसे एक बात पूछनी थी, किसी से कहिएगा मत, और रोशनी से भी नहीं। किरण ने थोड़ा झुककर सिर हिलाया। जी पूछिए। रोशनी, वो कैसी है, हमें ज़्यादा याद तो नहीं करती? निर्मला जी की आवाज़ भर्रा गई थी। किरण का चेहरा एक पल को जैसे जम सा गया था। दिल की धड़कन अजीब सी हो गई थी। रोशनी, मैं बस इतना ही कह सकी थी। निर्मला जी ने सिर झुका लिया था। जी, मुझे और कुछ नहीं पता, पर आप तो जानती हैं ना, चौहान हाउस में मेरी कोई बात नहीं सुनता, लेकिन आप तो वहाँ हैं, क्या वो ठीक है? किरण चाची एक कदम पीछे हटी। उनके चेहरे से रंग उतर चुका था। एक पल को जैसे शादी की हलचल, हंसी, शोर सब धीमा हो गया था। निर्मला जी, उन्होंने धीमे लेकिन कांपते लहजे में कहा, रोशनी अब मल्होत्रा हाउस में नहीं है। दादी ने उसे एक हफ्ते पहले ही देव के साथ घूमने के लिए बाहर भेजा है। निर्मला की आंखों में सुकून भरी ठंडक थी। उसके होंठ कांपने लगे थे। किरण अब बेचैनी से पल्ले को किनारे मरोड़ रही थी। उनकी आवाज़ में उलझन और संशय साफ था। अगर रोशनी चौहान मेंशन नहीं पहुंची तो कहाँ है? उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, जैसे किसी भूले हुए नाम को याद करने की कोशिश कर रहा हो। किरण की आंखें अजीब सी चमक भर आई थी। शादी की रौनक अब उनके लिए सिर्फ एक बैकग्राउंड शोर थी। उनकी नजरें अब दूर एक खिड़की से आती धूप की रेखा पे खो गई थीं। उनके भीतर कुछ जागा हुआ था, रोशनी को ढूंढने की बेचैनी। रोशनी अगर चौहान हाउस नहीं पहुंची तो वह कहाँ है और किसके साथ है? किरण चाची के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। दूसरी तरफ कमरे में धूप अब और भी नरम हो चली थी। रोशनी अपने नए कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। वहीं पीछे से युवान एक ट्रे लेकर आया। उस पर 2 कप कॉफी और कुछ स्नैक्स थे। अब ये सिर्फ वेलकम ड्रिंक नहीं है, युवान ने मुस्कुराते हुए बोला, ये मेरी जॉब ऑफर है। जॉब ऑफर? रोशनी ने हैरानी से पलट कर देखा। हाँ, मेरा एक कैफ़े है, कैफ़े बी ऑनेस्ट, बहुत स्पेशल है जैसे तुम। और वहाँ मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो लोगों से बात कर सके, मुस्कुरा सके और माहौल को अपनी एनर्जी से भर दे। रोशनी ने हल्की हंसी के साथ कहा, पर मुझे कोई काम नहीं आता युवान।
ना सर्व करना, ना ही ऑर्डर लेना और ना ही कॉफ़ी बनाना। तभी माया कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने दोनों की बातें सुनी थी। बिल्कुल सही, उन्होंने कहा, लेकिन जो आता है वो शुरू करने के लिए काफ़ी होता है और जो नहीं आता उसे सीखने की हिम्मत होनी चाहिए। युवा ने ट्रे नीचे रखते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, और जब तक तुम सीखोगी तब तक सैलरी कट होगी। सैलरी? रोशनी ने आंखें तरीरते हुए कहा, मतलब बिना कुछ सिखाए तुम सैलरी भी काटने लगे? अरे मैं सिर्फ ट्रायल पीरियड की बात कर रहा हूँ। युवा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, देखो कॉफ़ी मैं बनाऊंगा, बात तुम करोगी और अगर दोनों चीज़ें फेल हो गई तो फिर ब्रेड रोल की पार्टी मेरी तरफ से। माया हंस पड़ी थी। इससे अच्छा बॉस तो कहीं नहीं मिलेगा रोशनी तुम्हें। रोशनी ने धीमे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक चमक थी। ठीक है, ट्रायल पीरियड के लिए रेडी हूँ, लेकिन एक बात बता दूँ, कॉफ़ी में चीनी कम होनी चाहिए और बातें ज़्यादा। युवा ने हंसते हुए जवाब दिया, डील। और अगर बातें ज़्यादा हो गई तो मेरी फिटनेस के दुश्मन तुम नहीं कस्टमर बनेंगे। कमरे में ठहाका गूंजा। खिड़की से आती धूप अब जैसे थोड़ा और अंदर आ गई थी, जैसे एक नया चैप्टर खुल गए हो। अगले दिन कैफे बी ऑनेस्ट बोर्ड पर लिखा था, वेलकम टू माई बैरिस्टा। तो शुरू करें फाइटर गर्ल? युवान ने पूछा। सिर्फ रोशनी, उसने हंसते हुए कहा, लेकिन जल्द ही कॉफ़ी क्वीन बनने का इरादा है। सुबह सुबह कैफे बी ऑनेस्ट की खिड़कियों से सुनहरी धूप अंदर जाग रही थी। रोशनी ने यूनिफॉर्म पहनी, बालों को जल्दी से पौनी में बांधा और फ्रेश होकर कैफे के किचन में पहुंच गई थी। पहला ऑर्डर आया। एक कस्टमर ने अमेरिकानो एंड ब्लूबेरी मफिन मांगा था। अरे ये मशीन कैसे ऑन होती है? रोशनी ने इधर उधर देखा। युवान पीछे से आया। क्वीन बनने से पहले थोड़ा प्रैक्टिस भी जरूरी होती है। माफ करना, रोशनी ने घबराते हुए कहा, मुझे लगा था ये सब आसान होगा। कुछ ही मिनटों बाद गलतियाँ। कॉफ़ी मशीन का प्रेशर गलत सेट किया और कप से कॉफ़ी छलक गई थी। गलती नंबर 2, मफिन को ओवन में ज़्यादा देर तक रख दिया था, ऊपर से जल गया था। गलती नंबर 3, कस्टमर को कॉफ़ी देने के बाद चीनी अलग से देना भूल गई थी। युवान ये सब देख रहा था, लेकिन उसे गुस्सा नहीं किया था। उसने एक नैपकिन उठाया, उस पर लिखा, रिलैक्स, तुम यहाँ सीखने आई हो, परफेक्ट बनने के लिए नहीं। और फिर रोशनी की ओर बढ़ाया, तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है तुम्हें? युवान मुस्कुराकर बोला, मेरी गलतियाँ? रोशनी ने चुपचाप पूछा, नहीं, तुम्हारा यहाँ होना। अभी तक मैंने जितने लोगों को भी काम पर रखा है उनमें से कोई भी परफेक्ट नहीं था, लेकिन बाद में सब परफेक्ट बन गए थे। बस तुम हार मत मानना। युवान ने आंख मारते हुए कहा, बस याद रखना, जब तक सीख नहीं जाती तुम्हारी सैलरी मेरे पॉकेट से नहीं निकलेगी। कैफे में फिर से हंसी की हल्की सी गूंज हुई थी, लेकिन तभी कैफे के दरवाजे की घंटी बजी। एक लंबा मजबूत कद का आदमी कैफे के अंदर आया। नीले रंग की शर्ट, हल्की दाढ़ी और आंखें जो सीधे काउंटर पर रोशनी की ओर गड़ी हुई थी। देव? देव? रोशनी जैसे अपनी जगह जम सी गई थी। उसके हाथ में पकड़ा कप कांप गया था और कुछ बूंदें उसकी उंगलियों पर गिर पड़ी थी। देव का चेहरा एकदम शांत था, लेकिन उसकी आंखें जैसे बहुत कुछ कह रही थी। क्या देव ने रोशनी को पहचान लिया था? क्या उसकी नज़रों में सिर्फ ताज्जुब था या कुछ और? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।